नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। अभी तक रूरल टेल्स में आपने कई अलग अलग जो उत्तराखंड की क्षेत्र है उसकी कहानियाँ सुनी, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो या फिर रूरल जो आपके डेवलपमेंट है या खेती बाड़ी बागवानी से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। आज हम आपको जो उत्तराखंड में सबसे भीषण जो समस्या है गुलदार के आतंक की कहानी बता रहे हैं। जिस जगह हम खड़े हैं, इस गांव में गांव का जो भरतपुर तोक है, इस गांव का जो मकान है जो खंडर होता जा रहा है, ये गुलदार और जो जंगली जानवर हैं उनका आशियाना बनता जा रहा है। गांव के आसपास तो वो घूम ही रहे हैं, जब मकान खंडर हो जा रहे हैं तो वो इन खंडरों में अपना आशियाना बना लेते हैं। एक गांव कैसे गुलदार के आतंक से, जंगली जानवरों के आतंक से पूरी तरीके से विस्थापित हो गया। अभी तक तो हम यही जानते थे कि रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए यहाँ पहाड़ के लोग मैदानों की तरफ रुख करते थे, लेकिन ये गांव केवल एक कारण से यहाँ से विस्थापित हुआ या पलायन हुआ, वो था गुलदार का आतंक। और यहाँ तो जानवरों की वजह से यहाँ डर भी वैसे लगता है। यहाँ तो रहने का दिल भी नहीं बोलता। गांव में कोई आदमी है ही नहीं ऐसा जो कि जिससे अपनी कुछ चीज़ बोला जाए। 25 साल पहले सब यहीं थे आपके बेटे? हाँ, पहले तो गांव में थे। कुछ दिन से परिवर्तन हो गया हुआ, यहाँ से सब निकल गए। तो कितने परिवार यहाँ रहते थे? यहाँ रहते थे वैसे ज़्यादा 1 2 तीन और नीचे 4 5 6 7 परिवार रहते थे। 6 7 पहले जब से बाघ का आतंक हो गया तो उस टाइम से कितने लोग नीचे पले। कहाँ बसे हैं? ये कोई देहरादून बस गया, कोई गवानी बस गया, कोई कोटा राजस्थान, बूंदी, कोई दिल्ली हो गया। कम से कम 10-12 साल हो गए। मैं मतलब 10 साल, हाँ 8-9 साल हो गए हैं जो जब से गुलदार का हो गया। नहीं तो मैं भी यहीं काम करता था पहले। मैं भी बिजली हाइडल में काम करता था। मैं भी तब उसके वजह से मैं कहीं इधर उधर जा नहीं सका। तब अब करेगा, अब लोगों की तो नौकरी लग गई, हमारी तो नौकरी भी नहीं। अब हम तो घर में बैठे हैं। पहले नहीं थे गुलदार? पहले नहीं थे गुलदार थे, पर वो गाय बछड़ी ऐसे छोटे मोटे को खाता था। ये आदमी पर झपेट नहीं करने वाला था। अब कर रहा है। अब तो सर बहुत अंतर आ गया है, क्योंकि पहले तो लोग भी थे और इतना डर नहीं था। और अब तो गांव में कितनी चीज़ें हैं, जानवर, बहुत सारे जानवर हो गए, बंदर हो गए, और जैसे ये गुलदार वगैरह हो गए, तो इनका ज़्यादा डर है हमें। तो आपके पिताजी, आप माता पिता आपके साथ भी रहते हो, यहाँ भी रहते हैं गाँव में? वो जैसे आते जाते रहते हैं, गाँव में भी आते हैं और दिल्ली भी रहते हैं। तो हम कहते हैं उनको कि आ जाओ गुलदार के, उससे वहाँ मत रहो क्योंकि कभी भी खतरा हो जाएगा। तो मम्मी और कहते हैं कि घर कैसे छोड़ना है। तो यहाँ पे मतलब गुलदार का ये है कि 6 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते हो। दरअसल हम जब भी गुलदार और बाघ कहते हैं तो वो दो अलग अलग जो कैट
बिग कैट की जो प्रजातियां हैं उसमें अलग अलग है। जो शिवालिक है यानी जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो राजाजी नेशनल पार्क है, वहाँ और लगभग समुद्र तल से 1200-1500 मीटर की जो शिवालिक रेंज है, उन्हीं इलाकों में बाघ जो है टाइगर वो पाया जाता है। लेकिन जो गुलदार है वो गुलदार आपके करीब 1200-1300 मीटर समुद्र तल से और ऊपर जितना आपका मिडिल हिमालय है, उसके बाद जो अपर हिमालय है वहाँ तक है। उसके बाद फिर आपका जो हिम तेंदुआ है वो पाया जाता है। इनकी संख्या पिछले 10 से 20 सालों में बेतहाशा बढ़ी है। उत्तराखंड में जो टाइगर हैं उनकी काउंटिंग होती है तो सरकार को पता है, फॉरेस्ट को पता है, केंद्र सरकार को मालूम है कि उत्तराखंड में टाइगर की संख्या कितनी है और हर साल ये संख्या बढ़ रही है। और वन विभाग और उत्तराखंड सरकार इसका क्रेडिट भी लेती है कि देखिए पूरे देश में नंबर 1 पर हम हैं टाइगर कंजर्वेशन में। लेकिन गुलदार जिस तेज़ी से बढ़े हैं उनकी संख्या कितनी है सरकार को आज तक मालूम नहीं चला। और यही वजह है कि वो अब जो आसान शिकार है या आसान क्षेत्र है उन इलाकों में घूम रहे हैं। हालांकि जहाँ टाइगर होता है वहाँ गुलदार नहीं होता है, क्योंकि टाइगर जो है वो गुलदार को रहने नहीं देता। तो गुलदार ऊपर के इलाकों में उनके लिए जो जहाँ आबादी कम है उन इलाकों में जहाँ झाड़ियाँ हो गई हैं, खेतीबाड़ी लोगों ने छोड़ दी है तो आसियाना हो गया है। बहुत से अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो अल्मोड़ा का ज़िला हो, पौड़ी ज़िला हो, टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, तमाम इलाकों में बाघ खास गुलदार जो है उसका आतंक है। और लोग लगातार ये मांग उठाते रहे हैं कि इनकी संख्या सीमित की जाए, क्योंकि हम गुलदार को एक तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसका सबसे प्रमुख घटक है। अगर गुलदार ही नहीं रहेंगे तो बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी सुअरों की, जंगली जानवरों की, और पूरा इकोसिस्टम ही बिगड़ जाएगा। संदीप जी, गुलदार का आतंक तो वैसे सरसरी नज़र में देखा जाए तो पूरा उत्तराखंड उसकी मार झेल ही रहा है। पहली बार हमने सुना कि गुलदार की वजह से कर्फ्यू भी लगा है, तो ये सब चीज़ें हो ही रही हैं। लेकिन क्षेत्र विशेष की बात करें तो जो हमारा ये क्षेत्र है, चौबट्टा खाल क्षेत्र है, इसके आसपास गुलदार का बहुत ही ज़्यादा आतंक है। आज की डेट में जो जहाँ पे हम बैठे हैं इस गांव का लगभग पूरा गांव केवल गुलदार की वजह से खाली हुआ है। कभी यहाँ पे 8-10 से ज़्यादा परिवार रहते थे, धीरे धीरे कुछ पलायन और वजह से भी हुआ, लेकिन जो आखिरी कुछ परिवार थे उनका पलायन केवल और केवल गुलदार की वजह से हुआ। आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, और जो यहाँ की इस क्षेत्र की जो भौगोलिक बनावट है ना, हर कुछ दूरी पे एक गदेरा सा है, एक गदेरा सा बना हुआ है। अब इस गदेरे में ना तो आग लगती है, हमेशा झाड़ियाँ रहती है और नमी है, पानी है, सब कुछ है। तो दुनिया के जितने भी जानवर हैं, चाहे वो जंगली सुअर है, कहीं हिरन वगैरह है, ये सब कुछ इन नदियों में, इन गदेरों में आ गए हैं। अब इन गदेरों में आने के कारण गुलदार को पूरा भोजन मिल रहा है, तो गुलदार जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। लोग आजकल गाय बछिया वगैरह ये छोड़ देते हैं, तो उसे इस घाटी में जो ये हमारा ये क्षेत्र है चौबट्टा खाल के इस तरफ का, यहाँ सब भरपूर भोजन मिल रहा है। भरपूर भोजन मिलने की वजह से यहाँ गुलदार बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि गुलदार जो है 3-3, 4-4, यहाँ तक कि 5-5 गुलदार तक लोगों ने एक साथ देखे हैं। मैंने भी 3 गुलदार 2-3 बार देख लिए जो एक साथ थे। तो गुलदार का बहुत भयंकर आतंक है, और उस आतंक की वजह से लोग, और विशेषकर इस गांव की मैं बात करूं तो कुछ परिवारों के दिन में भी गाय को आंगन से गाय बछिया को उठा के ले गया, खिड़की पे गुलदार ने जो है नाखून मारने शुरू कर दिए थे। तो बहुत आतंकित होने के कारण यहाँ का मतलब मुझे लग रहा है शायद उत्तराखंड के इतिहास में पहला गांव होगा जो गुलदार की वजह से जनशून्य हुआ था। अभी ऊपर एक परिवार है, वो कभी कभार, क्योंकि वो परिवार जीवन भर यहीं रहा, उसका बहुत ज़्यादा लगाव है, तो वो बीच बीच में आता रहता है, लेकिन फिर भी जो है बहुत ज़्यादा भयभीत है, बहुत ज़्यादा। पूरे रौले झाड़ियों से भर गए हैं, और दरख्त हो गए हैं बड़े बड़े, उनके पत्तों की छाया से उनके नीचे भी बैठे रहे, अब क्या पता लगे।
पहले तो लोग खेती बाड़ी करते थे तो इसलिए खेतों में जाते थे। अब तो घर से बाहर कोई निकलता ही नहीं, जब ये जंगल जुंगल ज़्यादा हो ये गया। तो सुंगर हो गए, बंदर हो गए और कितनी वो अब जंगली जानवर ज़्यादा हो गए तब करना क्या है। सुअर बंदर तो उससे आदमी हाँ, उधर उससे तो बचाव हो जाता है, गुलदार तो बचाव हो जाता है, पर गुलदार वगैरह गुलदार भी ऐसा है कि पेड़ों में जा रहे हैं तो पेड़ों के डर लगते हैं कि कभी भी हाँ छलांग मार दे, किसी आदमी के ऊपर छलांग मार दे। अपने अपने डर होते हैं। जब गाँव में घरों के आंगन से छोटे बच्चे और बच्चों को गुलदार उठा के ले जाता है तो उस परिवार पर कितनी दर्द और दुख सहन करना पड़ता होगा, इसका अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में गुलदार एक सबसे बड़ा अभिशाप बना हुआ है, न सिर्फ उन इलाकों के लिए बल्कि अब तो धीरे धीरे वो जो क्षेत्र हैं, वो गांव हैं, वहाँ के लोग निचले इलाकों में पलायन कर रहे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में भी बहुत से इलाकों में गुलदार ने जो आतंक मचाया है, उसके कारण बहुत से इलाकों में अब समस्याएं विकराल होती जा रही हैं। पोखड़ा विकासखंड के मझगांव के भरतपुर की तो पूरी तस्वीर ही बदल गई। गुलदार के आतंक से सारे परिवार गांव छोड़कर मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ गए और ये केवल भरतपुर ही नहीं बल्कि अब धीरे धीरे और भी गांवों की तरफ ये संकट पैदा हो गया है कि क्या गुलदार अब पलायन का सबसे बड़ा कारण होगा। जब गुलदार का आतंक एक हद से ज़्यादा हो गया था तो फिर लगा हमें कि ये हमारे हाथ के बाहर की बात है, तो हम वन विभाग के पास गए। लेकिन आज वन विभाग के हाथ बंधे हुए हैं, वन विभाग कुछ नहीं कर सकता है। जब उससे शिकायत करो तो एक राउंड मार देगा। तो गुलदार तो ऐसा है नहीं कि जो ये पहचान सके भाई ये खाकी वर्दी वाले हैं, ये वन विभाग वाले हैं, आ जाओ, या जिस टाइम पे ये आ रहे हैं उस टाइम पे नहीं आओ। कई बार उन लोगों ने भी देखा लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। जब ज़्यादा जोर होता है कि पिंजड़ा लगाओ, तो पिंजड़ा लगाना भी जो है आज की डेट में इतनी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है पिंजड़ा लगवाने के लिए, बहुत बड़ी, वो पिंजड़ा लगता ही नहीं। फिर पिंजड़ा वन विभाग के पास है ही नहीं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं दमदेवल रेंज की बात करूं तो दमदेवल रेंज शायद विधायक के क्षेत्र से बड़ा क्षेत्र है और उनके पास एक दो पिंजड़े से ज़्यादा पिंजड़े होते नहीं हैं, तो पिंजड़ा लगाने में भी असमर्थता जताते हैं। फिर ये पिंजड़ा लगा के भी क्या होगा कि अगर कभी गुलदार पकड़ भी लिया तो जहाँ वो गुलदार को भेजेंगे वहाँ गुलदार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उसमें है, तो फिर वो इधर का गुलदार उधर कर देते हैं। यहाँ का पोखड़ा क्षेत्र का बीरों खाल में छोड़ दिया, बीरों खाल का पोखड़ा क्षेत्र में छोड़ दिया, तो यही सब कुछ चलता रहता है इनका। जब ये इतना बहुत ज़्यादा आतंक होने लगा है गुलदार का और यहाँ लगभग हर गांव में एक एक दो दो अटैक होने लगे बाघ के। मुझे लग रहा है इसी क्षेत्र की बात करें तो कम से कम 15-20 महिलाएं ऐसी होंगी जिन पे गुलदार ने अटैक किया है। तो तब हमने एक 12 सूत्रीय मांग निकाली थी और वो मांग हमने शासन प्रशासन के हर अधिकारी को, जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके पास दी, और हर विधायक को, मुझे लगता है उत्तराखंड का कोई विधायक ऐसा नहीं होगा, कोई मंत्री ऐसा नहीं होगा जिन तक हमने वो 12 सूत्रीय मांग नहीं पहुंचाई है। जो इस समय वन मंत्री है वो जब उससे पहले जब वन मंत्री नहीं था उससे पहले भी उनके हाथों में उनके ऑफिस में हमने वो मांग रखी। हरीश रावत जी से लेके धामी जी से लेके हर मंत्री मुख्यमंत्री हर एक के हाथ में हमने मांग पहुँचाई, लेकिन कोई भी इसका कोई असर नहीं हुआ।
अब हम इस स्टोरी को और डिटेल में आपको समझाने के लिए पहुंचे हैं, जो शिकारी जॉय हुकिल साहब, स्वागत है आपका जॉय जी। हम लोग जिस इलाके में गए थे डबरा, उसके आसपास एक गांव है भरतपुर, तो देखा हमने कि वहाँ करीब छोटा सा एक तोक है और 10-12 वहाँ पर परिवार रहते हैं। पूरा गांव खाली हो गया है, तो और कारण वही है गुलदार का आतंक। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये गुलदार, हम ये कहते हैं कि भाई शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए पहाड़ों से पलायन होता है, अब ये भी एक समस्या बनती जा रही है कि गुलदार की वजह से भी इसके छोटे बच्चे हैं या आसपास झाड़ियाँ हैं, गुलदार बहुत ज़्यादा हैं, तो वो तो उसके लिए तो रहना बहुत मुश्किल है। स्वास्थ्य, रोजगार तो दूसरी चीज़ है, पहले तो जिंदा रहना अपने आप में एक बड़ी समस्या है। थोड़ा इस पर आप बताइए कि ये कितनी बड़ी समस्या है। देखिए क्या है कि मैं इस संघर्ष को ऐसे देखूंगा कि इसमें हम सिर्फ गुलदार ही नहीं, गांव में आदमी जो खेती करता है और उसी पे वो डिपेंड रहता है, तो आपके जो थोड़ी बहुत जो उनकी हिम्मत खेती की है या जो बचे हुए लोग हैं, तो उनकी जब फसलों को नुकसान पहुंचाता है आपका जानवर, जंगली जानवर, जैसे आजकल दिन में बंदर हो गया और रात के समय में सूअर, तो उनकी हिम्मत बिल्कुल टूट गई है। अब जो बचे कुछ लोग खेती करते थे, वो भी जब उनको मालूम है कि खेती से हमें कुछ नहीं हासिल होना है, तो उनके जो खेत हैं उनमें झाड़ियाँ सारी उगाई हैं। तो ये गुलदारों के लिए बहुत आसान हो गया कि इन खेतों में आके रहना। और अब तो ये भी हो गया है कि कई गुलदार जो हैं वो गाँव के इतने नज़दीक आ गए हैं, वो क्योंकि वो खेत जंगलनुमा बन गए हैं, तो वो वहाँ से दिन में भी आराम करने वापस कहीं दूर नहीं जाते, वो आराम भी वहीं कर रहे हैं। और कई बार क्या है, बहुत सारे इलाकों में वो बच्चे भी वहीं देते हैं, तो जब वो बच्चे भी वहीं देने लगे हैं, तो जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी दुनिया वही हो जाती है, उनको लगता है हमको यहीं जीना है, तो वो उन बस्तियों के आसपास रह के जीना सीख गए हैं कि उन्हें कब छिपना है और कब शिकार करना है, और आसान शिकार उनको बस्तियों के अंदर मिल जा रहा है। तो इसलिए उनको बस्तियों में रहना बड़ा आसान लगता है, उनको ये लगता है कि हमारा अधिकार, हमारी दुनिया यही है, क्योंकि वो वहीं पे पैदा हुए हैं। लेकिन हमारे पलायन के तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन बहुत बड़ा कारण जो है आपका ये जंगली जानवर है। उसमें आपके तीनों जानवर हैं जो फसलों, एक वो जानवर हैं जो कि फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं आर्थिक रूप से, गाँव वालों की कमर तोड़ रहे हैं, और दूसरा ये है जो कि उनकी जान ले ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि अब तो आज की स्थिति में हम अगर 20-30 साल पहले जाएं, तब सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, संचार नहीं था, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं थी छोटे छोटे जगहों पे नहीं थी, स्कूल भी उतने नहीं थे। ये सब तो सुविधाएं तो जुटी हैं 25 सालों में, पर ये जो एंगल है जंगली जानवरों का, इसका उल्टा हो गया। हाँ। कई जगह हम गए तो वहाँ का, यहाँ तो सुअर नहीं आते थे, गुलदार नहीं आता था, हाँ। बंदर भी कम थे, अब उनकी संख्या तो बढ़ रही है। तो ये पलायन केवल एक भरतपुर तो नहीं, और पता नहीं कितने गांव बन रहे हैं सारे उत्तराखंड में। देखिए मैं पिछले जो मेरा शिकारी जीवन जितना भी रहा अभी तक, 2010 से तो मैं लगातार ही कर रहा हूँ इसको, तो ये समस्या सारे आपके पूरे उत्तराखंड की है, क्योंकि हम उत्तराखंड में बहुत बाहर रहते हैं। हम सड़कों से गुजर गए, किसी टाउन से गुजर गए, किसी बस्ती से गुजर गए जहाँ सब कुछ है, लेकिन जो हमारा गाँव बसते हैं दूर अंदर, वो लोग जो हैं जो कि बहुत संघर्ष कर रहे हैं और जो कि इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, जो सारे लोग, तो उनका जो है वहाँ पे जीना जो है वो बहुत दूभर हो गया इन जंगली जानवरों के कारण, और उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है वहाँ से पलायन करने का। तो लोग ये कहते हैं कि साहब पलायन ना करें, लेकिन मैं जो हालत देख रहा हूँ, मेरा ये सवाल है कि पलायन क्यों ना करें? जान जो सबसे बड़ी है, वहाँ पर ऐसा क्या है कि वो वहाँ पे रुके? जब वो वहाँ खेती भी नहीं कर पाएंगे, जानवर नहीं पाल पाएंगे, तो फिर आप ये देखिए, और उनकी जान पे भी बनाएगी, तो वहाँ वो रहेंगे क्यों? वो किसी भी कंडीशन में बाहर जाके किसी भी हालत में रह लेंगे, मजबूरी में, लेकिन इन चीज़ों से वो अपने आप को बचाना चाहेंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए, इन चीज़ों से प्रभावित होके गाँव की तरफ से पलायन जो है वो ज़बरदस्त पलायन हो चुका है, और जो नहीं अभी जा सके हैं किसी वजह से भी, उनको भी ये उम्मीद है या उनकी भी ये कोशिश है कि एक दिन हम यहाँ से चले जाएं। या वो सक्षम नहीं है उसके पास, हाँ वो सारी चीज़ें हैं, तो वो जा नहीं पा। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल, कोई भी अगर गुलदार हमला कर रहा है किसी महिला पे, बच्चे पे, घायल कर रहा है या उसका शिकार कर रहा है, तो हम उसको कब, या सरकार कब उसको आदमखोर घोषित करती है? कब आप फिर अपनी बंदूक उठा के
उस इलाके में जाती हैं? देखिए क्या होता है कि पहले जहाँ कहीं पे हमला हो गया या कहीं पे किसी को मार डाला तो जंगलात विभाग ये कोशिश करता है कि उसको जिंदा पकड़ा जाए। ट्रैंकुलाइज कर हाँ, जैसे कि ट्रैंकुलाइज करा जाए या फिर उसको पिंजरे में हम्म, पकड़ के कैद करके फिर उसको कहीं सुरक्षित, जिसे हम जेल भी कह सकते हैं, रेस्क्यू सेंटर, वहाँ पे ले जाके उसे छोड़ दिया जाए। मगर जब वो नहीं उनसे पकड़ में आता है और इंसानों पे उसके हमले बढ़ने लगते हैं तो फिर उन्हें एक शिकारी की ज़रूरत होती है जो कि इसको वहाँ से हटा सके। तो फिर एक शिकारी का वहाँ पे रोल शुरू होता है। तो जॉय हुकिल साहब बता रहे थे कि क्या स्थिति है सर। हाँ, आप पहले उस इलाके में बहुत घूमे हैं, कई आदमखोरों को आपने मारा है, एकेश्वर, चौबट्टा खाल, पोखड़ा वाली बेल्ट में, तो थोड़ा वहाँ का अनुभव बताइए। डाबरा गांव में ही आप बता रहे थे अभी कि आपने एक जो आदमखोर गुलदार था उसको शूट किया था, वो कब की बात होगी? हाँ, मुझे लगता है डाबरा में शायद 2021 की बात है या 22 की बात है। तो वहाँ पे क्योंकि डाबरा गांव के बगल में आपको पता है भरतपुर गांव पूरा खाली हो हाँ, पूरा एक आदमी नहीं वहाँ पे, इंसान नहीं, सारी झाड़ियाँ और सबकी छतें उखड़ चुकी हैं। लेकिन डाबरा जो गांव है वहाँ पे 2 परिवार रहते थे, जिस एक परिवार में सिर्फ एक घर में एक औरत थी और दूसरे अब कुछ और परिवार आ गए अभी हाल में जब हम चलिए अच्छी बात है आगे। तो उस वक्त जो है 1-2 परिवार रहते थे। तो वो औरत जो है बेचारी थोड़ी बहुत खेती करती थी, उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी, उसके बच्चे सारे बाहर थे। तो वो जब नीचे काम कर रही थी खेत में तो वो गुलदार कहीं बहुत दूर से नहीं आया क्योंकि झाड़ियाँ सब कुछ वहीं थी, वहीं से निकल के आया उसने उस महिला को सुबह मार डाला। तो खैर वहाँ पे प्रेशर बहुत बढ़ता रहा और काफ़ी लोगों में आक्रोश हो गया क्योंकि वो इलाके में लगातार कई सालों से घटना है और लोग कई दिन से रिपोर्ट कर रहे थे। और उसके अलावा उस गुलदार ने उस इलाके में उस महिला को मारने से पहले कम से कम 5-7 लोगों को घायल भी कर दिया था, जख्मी करा था। तो उसका एकदम से ऑर्डर हो गया। खैर मैं शाम को पहुंचा, 7 बजे में करीब पहुंचा और जिस जगह पे उसने औरत को मारा था वो मुझे वहाँ पे मिल गया। बिल्कुल हमारा आमना सामना हो गया और करीब 5 मीटर की दूरी पे था वो। एकदम से अचानक आमना सामना हो गया, मैंने फायर करी, खैर वो मर गया और वहाँ पे फिर शांति हो गई काफ़ी दिन से। लेकिन वो सारे इलाके में आप देखिए कि अब गुलदार के लिए आसपास जंगलों में तो कुछ है ही नहीं खाने के लिए ना। एकेश्वर में भी जंगल है नहीं, हाँ, झाड़ियाँ हैं, छोटे-छोटे पैच में झाड़ियाँ, जंगल तो वो है। भी किसी, देखिए ये एक जीवन का संघर्ष है, सरवाइव करने का है। हाँ, एक जीवन का संघर्ष है। वो गुलदार भी जो है उसको भी प्रकृति ने क्योंकि मांसाहारी बनाया, उसने मांस ही खाना है, वो किसी दुश्मनी में नहीं मार रहा, वो सिर्फ अपने जीवन के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए। और वो मांसाहारी है, अगर उसको कोई मांस नहीं मिलेगा, इंसान नहीं मिलेगा, उसको कोई जानवर नहीं मिलेगा खाने के लिए, तो वो मजबूरी में अपना पेट भरने के लिए बहुत भूख में वो इंसान को भी मारेगा। तो जॉय हुकिल साहब बता रहे थे कि किस तरीके की स्थितियां हैं वहाँ पे, क्यों गुलदार जो है वो अटैक कर रहा है और उसकी वजह से कितना असर हमारे गांव पर हुआ है। हमारा पर पुरान मकान से आर्या हम कतगा खेती पाती कतगा साग भुज्जी कतगा हुन्छ खेती पाती में है ना। पर एक गुलदारा को जैसे सब चीज़ बर्बाद होगी हमारा। बच्चा लोग स्कूल आगो जैसे सब उन लेगी नौकरी चाकरी कोई नहीं था है ना। तो क्या करना डर तो लगे 5 बजे हम भीतर पाए खोए जाना 5-6 बजे मलावा पड़ो भीतर चल जाना। ये गुलदारा को जैसे बाकी हमारे में कुछ डर नहीं। ये एक दिन मिल के आई कि हमारे नर्सिंग थे ना, यहाँ नर्सिंग देवता थे 3 गुलदार था आरा पड़िया के बाटी मिलो धूप लूँ मैं और धूप जगान बैठ गूँ मिल बाल के पता हमारे नर्सिंग को वालो तो गाय नहीं तो बाघ रहने तो वेल मतलब देवता रहने तो वेल चल जाना था। पर रहे गुलदार वो हम तो देखना नहीं पर वो भीतर कुछ काय नहीं थे पर बहुत गुलदार यहाँ थी।
इस घर में रौनक रही होगी, इस आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती रही होंगी, इस आंगन में आसपास जो उनके खेत खलिहान थे, जो खेत थे, उनका अनाज यहाँ पर आता होगा और इसी आंगन में कई बेटी और बेटों की शादियाँ हुई होंगी। आप सोच के देखिए कि किसी भी गांव जब वीरान होता है तो उसकी कितनी यादें उनको जहाँ भी वो रहते होंगे उनको सताती होंगी। ऐसा नहीं है कि इस गांव की लोग जहाँ भी बसे हैं उनको इस गांव की याद नहीं आती होगी, लेकिन पलायन रोजगार के तो हम कारण जानते ही हैं। गुलदार, जब आपके आंगन से कोई 6 साल या 10 साल की बच्ची को गुलदार उठा के ले जाता है, उस माँ बाप पे, उस परिवार पे क्या बीतती होगी, ये हमें समझना होगा। और इसीलिए बहुत से लोगों ने, केवल इस गांव में नहीं, इस इलाके में नहीं, बल्कि उत्तराखंड में बहुत से लोगों ने केवल गुलदार और बाघ के आतंक से अपने पैतृक, जो उनकी पुरखों की भूमि है, उनको छोड़कर मैदानों की तरफ रुख किया। ये कहानी हमें झकझोरती है, ये कहानी हमें डराती है और ये कहानी हमें समझाती है कि कैसे उत्तराखंड में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, जो सबसे बड़ा एक मुद्दा और एक चुनौती सभी के लिए बनी हुई है। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। ऐसी कहानियाँ हम आपके बीच भविष्य में भी लाते रहेंगे। जय नंदा, जय हिमाल।